नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और खबर कट टू कट स्पेशल में आज हम आपको बताएंगे जीवनदायिनी ऑक्सीजन के लिए आखिर क्यों हाहाकार मचा हुआ है, आखिर क्यों ऑक्सीजन आपके लिए इतनी जरूरी है और ये हवा में रहने वाली ऑक्सीजन से अलहदा कैसे है और क्यों इसको पाना या इसको मैन्युफैक्चर करना इतना मुश्किल हो रहा है कि आज दिल्ली के डिप्टी सीएम ये गुहार लगा रहे हैं कि दिल्ली के बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में महज कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है और अगर तुरंत दिल्ली को अतिरिक्त ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कराई गई तो अस्पतालों में त्राहिमाम मचेगा। हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट कि आखिर क्यों इस बार के कोरोना वायरस में ऑक्सीजन का होना इतना ज्यादा जरूरी है, क्यों ऑक्सीजन पर दवाइयों से भी ज्यादा ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी जो है वो पेशेंट की बढ़ रही है, ये आपको समझाएंगे। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये ऑक्सीजन आम ऑक्सीजन से अलग है और आप तक हम तक पहुंचती है और इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में रिकॉर्ड केस आ रहे हैं, अस्पताल जो है वो फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर, आईसीयू, तमाम चीजें जो हैं अब वो चरमराती हुई नजर आ रही हैं और अब संकट आ गया है ऑक्सीजन का। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी है कि दिल्ली के बड़े अस्पताल जिनमें आपको बता दें कि डीडीयू अस्पताल है सिर्फ 12 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, बुराड़ी अस्पताल में 8 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, बत्रा हॉस्पिटल में 8 से 9 घंटे का, गंगाराम में 16 से 18 घंटे का, मैक्स पड़पड़गंज में 8 से 10 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। तो ये स्थिति है। क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के संदर्भ में ऑक्सीजन की इस क्राइसिस को लेकर, आइए सुनवाते हैं आप। पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और ये जीवनदायिनी ऑक्सीजन आखिर क्यों इसकी क्राइसिस हो रही है, क्या वजह है कि इस बार हर पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और इसका ऑक्सीजन का पूरा गुणागणित क्या होता है, क्या ऑक्सीजन की सप्लाई निजी कंपनियां करती हैं, सरकार इसे कंट्रोल करती है, कैसे राज्यों को ऑक्सीजन मिलती है, क्यों ऑक्सीजन मिलने में इतनी दिक्कत आ रही है, इसको बनने में कितना वक्त लगता है, ये तमाम सवाल आपके जहन में होंगे कि भाई आखिर ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही है। आइए इनको समझिए। ऑक्सीजन कोरोना की सेकंड सुनामी में हर तरफ बस यही शब्द सुनाई देता है। कहीं मरीजों के तीमारदार ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गुहार लगा रहे हैं तो कहीं बड़े बड़े नेता जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई करने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टरों की बात सुने तो वो भी ऑक्सीजन लेवल की ही बात करते सुनाई देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखी है तो महाराष्ट्र सरकार लगातार मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाती जा रही है। आखिर क्या है कोरोना काल में ऑक्सीजन की अहमियत? जब हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर अलग से ऑक्सीजन की क्या जरूरत? क्यों ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है? क्या फर्क है हवा की ऑक्सीजन और सिलेंडर की ऑक्सीजन में? हर सवाल का जवाब देगी न्यूज नेशन की ऑक्सीजन रिपोर्ट। तो फिर कोरोना के बढ़ते ही ऑक्सीजन की किल्लत की खबर क्यों सामने आ रही है? इसे समझने के लिए पहले समझिए हवा की ऑक्सीजन और सिलेंडर की ऑक्सीजन का फर्क। इंसानी शरीर नाक के जरिए जो ऑक्सीजन लेता है उस हवा में सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन की मात्रा होती है, बाकी 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य गैस होती है। इसी वजह से हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मरीजों या जरूरतमंदों को देने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेंडर में भरी इस गैस में ऑक्सीजन की मात्रा 98% तक होती है और इसमें नमी या धूल जैसे कण नहीं होते, यानी ये तकरीबन शुद्ध ऑक्सीजन होती है। जब किसी शख्स को कोरोना हो जाता है तो उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसी वजह से उसे शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती है ताकि मरीज को जल्द से जल्द शुद्ध ऑक्सीजन दी जा सके। कोरोना के मरीजों के लिए हमेशा ऑक्सीजन लाइफलाइन रहेगी और हम सब के लिए ऑक्सीजन लाइफलाइन है। जब हम कोरोना से संक्रमित होते हैं तो बहुत तेज़ी से लंग्स के अंदर पानी भर जाता है। लंग्स में जब पानी भर जाता है तो लंग्स की जो अंदर का वॉल्यूम है वो फुल हो जाता है, इसलिए बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन डिप करती है। ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन, हार्ट, किडनी और पूरा शरीर प्रभावित होता है। हम इसको नापते हैं, 80-81% आता है। 81, 82, 84 इतना जब आने लगे तो तुरंत मरीज को हॉस्पिटल की तरफ भेज देना चाहिए। इसी शुद्ध ऑक्सीजन को बनाकर सिलेंडर में भरने का तरीका ही अलग होता है। मेडिकल ऑक्सीजन को बनाने के लिए हमारे चारों ओर मौजूद हवा का ही इस्तेमाल किया जाता है। हवा में मौजूद सभी गैसों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है।
इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जाती है। -108 डिग्री पर जिनोन गैस लिक्विड में बदल जाती है और उसे अलग कर दिया जाता है। -153 डिग्री पर क्रिप्टोन गैस लिक्विड में बदल जाती है और उसे अलग कर दिया जाता है। इसी तरह -183 डिग्री पर ऑक्सीजन गैस लिक्विड में बदल जाती है और उसे अलग कर जमा कर लिया जाता है। इस तरह तैयार की गई ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में भरकर अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। कोरोना में ऑक्सीजन क्यों अहम? ये अब दुनिया जान चुकी है कि कोरोना के मरीज के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से कम होने लगता है, जिसके चलते उसके शरीर के अंगों पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि कोरोना में किस स्टेज पर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसे जानने के लिए पहले इंसानी शरीर और ऑक्सीजन का रिश्ता समझिए। एक शख्स को हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत पड़ती है, यानी रोजाना तकरीबन 11,000 लीटर हवा। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में तकरीबन 20% ऑक्सीजन होती है। सांस छोड़ने पर इनमें से 15% ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, यानी कि सांस के जरिए अंदर जाने वाली हवा का सिर्फ 5% इस्तेमाल होता है। इस हिसाब से एक दिन के अंदर एक इंसान को 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब यही ऑक्सीजन शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाने वाले फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। इसी वजह से कोरोना के अलग अलग केस में अलग अलग लेवल पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। घर पर भी हम ऑक्सीजन लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी लगवा सकते हैं, ये सवाल दूसरा है। लेकिन 80, 81, 82 जब इतना हो जाए ऑक्सीजन सेचुरेशन तो फ़ौरन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। आमतौर पर 95, 96 आजकल सबका होता है ऑक्सीजन बंद कमरे में, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी क्यों? कोरोना के मामले बढ़े तो मरीजों को ऑक्सीजन देने का सिलसिला भी बढ़ा और इसी के चलते मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। क्या मुंबई और क्या दिल्ली, हर जगह से ऑक्सीजन देने की फरियादें सामने आ रही हैं। दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में हर रोज 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी निपुण विनायक पेशवे, उनका ये कहना था कि फिलहाल 378 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली में हर रोज दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि पर्याप्त है। इन सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो तमाम स्टेक होल्डर से बात करे और ये सुनिश्चित करे कि दिल्ली में कोविड मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। मेडिकल ऑक्सीजन की इसी कमी से निपटने के लिए केंद्र समेत राज्य सरकारें जूझ रही हैं। मेडिकल इस्तेमाल के लिए तकरीबन 4,795 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड है, जबकि सप्लाई है 3,842 मीट्रिक टन, यानी डिमांड और सप्लाई के बीच तकरीबन 900 मीट्रिक टन का अंतर है। सिर्फ डिमांड ही नहीं, कुछ और ऐसे पहलू हैं जिनके चलते मेडिकल ऑक्सीजन वक्त से पहले अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रही। पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सिर्फ 1500 क्रायोजेनिक टैंकर ही मौजूद हैं। रोजाना 2 लाख मरीज का आंकड़ा पार होते ही सप्लाई के लिए क्रायोजेनिक टैंकर कम पड़ गए हैं। इसके साथ ही साथ लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदलकर जिन सिलेंडरों में भरा जाता है वो भी कम हो रहे हैं। इसी के चलते केंद्र सरकार ने 50,000 टन मेडिकल ऑक्सीजन को इम्पोर्ट करने का फैसला किया है। साथ ही कई उद्योगों में सप्लाई की जाने वाली ऑक्सीजन को अस्पतालों के लिए डाइवर्ट किया गया और इसी लिक्विड नाइट्रोजन सप्लाई करने वाले टैंकरों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाने का फैसला किया गया है। जब तक ये सभी फैसले पूरी तरह हकीकत में तब्दील नहीं हो जाते, हो सकता है तब तक मेडिकल ऑक्सीजन की अलग अलग शहरों में कमी बनी रहे। टीम न्यूज़ नेशन। किल्लत जिस तरह से दिल्ली में हो रही है और साथ ही साथ लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद भी कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नतीजा ये हो रहा है कि दिल्ली में इस वक्त एक डर पसर गया है। डर कि इलाज मिलेगा कि नहीं, डर कि ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं, बेड मिलेगा कि नहीं, डॉक्टर से बात हो पाएगी कि नहीं। और साथ ही लॉकडाउन लग गया तो नतीजा ये हुआ कि लोग जो अप्रवासी थे, जो मजदूर थे, जो गरीब तबका था आसपास के राज्यों से यहाँ आया हुआ दिहाड़ी मजदूर, वो पलायन कर रहा है। गांव घर लौटने की भागम भाग, दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन का डर। नहीं सर, अगर घर में रहेंगे थोड़ी ये सेफ्टी रहेगी। लॉकडाउन में एक बार फंस चुका हूँ और दोबारा फिर फंस जाऊंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, काम धंधा है नहीं। बॉर्डर आते लोगों की चेकिंग, दिल्ली से कोरोना फैलने का डर। अब इधर लॉकडाउन हो गया, कंपनी बंद हो गई, पिछली बार तो पैदल गया था। दिल्ली से आए लोगों के लिए क्वारंटीन होम, दिल्ली में फैले कोरोना का डर। जी साहब, दिल्ली लॉकडाउन लग गया, वहाँ मेहनत मजदूरी करते थे, अब मेहनत मजदूरी कर नहीं रहे।
अब यहाँ से जा रहे हैं पैदल, सवारी मिली नहीं। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से सहमी हुई है, तो दिल्ली में फैले कोरोना का डर प्रवासियों, मजदूरों और पड़ोसी राज्यों को सता रहा है। मंगलवार की सुबह दिल्ली में 23,000 से ज्यादा केस आए और 240 लोग कोरोना काल के शिकार हो गए। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी पॉजिटिव हो गई, खुद मुख्यमंत्री आइसोलेट होने को मजबूर हो गए। इन आंकड़ों और बदलते हालात ने कोरोना के डर को फिर जाहिर कर दिया है। दिल्ली से डर लगता है लॉकडाउन में न बदल जाए कोरोना कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन की चेन तोड़ने के लिए सोमवार तक ही कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, लेकिन कोरोना का मीटर न थमते देख प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन का डर सता रहा है। दिल्ली से लगातार मजदूरों का पलायन जारी है और हर दिन के साथ पलायन करते मजदूरों की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जो अमूमन जो रश होता है उससे ज़रूर ज़्यादा रश है, क्योंकि जो लोगों में ये था एक तरह से पैनिक है कि कहीं ट्रेन की सेवाएं बाधित न हो जाए, इस चलते ही कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको देखें प्लेटफॉर्म के अगर हालात की बात करें तो अभी जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ प्लेटफॉर्म है, हालांकि ये कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी फिलहाल किसी तरह की कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं दिख रही होगी। ये हालात तब हैं जब खुद सीएम अपील कर चुके हैं कि प्रवासी दिल्ली छोड़कर ना जाएं। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। सीएम हिम्मत बंधा रहे हैं, लंबे लॉकडाउन की कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले और 2 जून की रोटी के डर के आगे शायद गरीब गुरबे इस अपील को मानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मैं गोरखपुर से आया हूँ, जो जॉब कर रहा था वहाँ पे। कोरोना से बचने के लिए अपना घर पे जा रहे हैं। लॉकडाउन में एक बार फंस चुका हूँ, अब दोबारा फिर फंस जाऊँगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, काम धंधा है नहीं। अब इधर लॉकडाउन हो गया, कंपनी बंद हो गई। पिछली बार तो पैदल गया था, अब इस बार जा रहा हूँ घर, क्या करूँ। जी साहब, दिल्ली लॉकडाउन लग गया, वहाँ मेहनत मजदूरी करते थे, अब मेहनत मजदूरी कर नहीं रहे। चाहे आनंद विहार हो या फिर दिल्ली का कोई और बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, हर जगह आपको पलायन करते मजदूरों की तस्वीर नजर आ जाएगी। एक डर है कोरोना का जो परेशान कर रहा है। देखिए पूरा सामान लेकर ये जा रहे हैं और लगातार थोड़ी थोड़ी संख्या में यहाँ आने वालों का तांता लगा हुआ है, जो पूरा सामान लेकर जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं लोग। क्या वजह है आप समझ सकते हैं कि कोरोना का डर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। निकल गए हैं, पलायन कर रहे हैं, और पलायन की वजह जो है वो साफ है, लॉकडाउन, कोरोना। दिल्ली से डर लगता है, राजधानी से कोरोना संक्रमण की आशंका। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए दिल्ली से आने वाले लोगों पर दूसरे राज्य सख्त हो गए हैं। यूपी के बुलंदशहर में जिले की सीमा पर ही टेस्टिंग कैंप लगा दिए गए हैं, ताकि दिल्ली से आने वाले या फिर लौटते प्रवासियों की टेस्टिंग की जा सके। इन कैंप्स में मेडिकल टीम के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और साफ कहा जा रहा है दिल्ली से लौटता जो शख्स पॉजिटिव पाया जाएगा उसे बॉर्डर पर ही आइसोलेट या क्वारंटीन किया जाएगा। जो लोग बुलंदशहर के आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको उतार के उनकी जो है टेस्टिंग कराई जा रही, कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, और जो लोग पॉजिटिव आएंगे उनको हॉस्पिटल्स में भर्ती कराएंगे। कुछ ऐसे ही कदम यूपी के सीतापुर में भी उठाए जा रहे हैं, जहां 2 नए क्वारंटीन सेंटर्स तैयार कर दिए गए हैं। इस इलाके से बड़ी तादाद में मजदूर और नौकरी पेशा लोग रोजी रोटी कमाने दिल्ली जाते हैं। प्रशासन को डर है कि कर्फ्यू या कोरोना के डर से लौटते लोगों के साथ इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। इसी वजह से जो भी राज्य के बाहर से लौटेगा उन्हें इन कैंप्स में क्वारंटीन किया जाएगा। हमारा शेल्टर होम कोर्ट कजियारा में है, तो उसको हम लोगों द्वारा चिन्हित कर लिया गया है। अब जैसे प्रवासी मजदूरों को जो है चिन्हित करके वहाँ पे भेजने की कार्रवाई भी कराई जाएगी। प्रवासियों के अंदर रोजी रोटी छिन जाने का डर है। सरकार हर पल मेडिकल सुविधाओं को बढ़ा रही है ताकि दिल्ली वालों को कोरोना के डर से बाहर निकाला जा सके, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो कोरोना का डर है और ना शायद अपनी और दूसरों की जिंदगी की फिक्र। जैसे कि दिल्ली का दरियागंज बाजार। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद दरियागंज के इस बाजार में रोजाना की तरह सैकड़ों की भीड़ नजर आई। पुलिस के एक्शन के बावजूद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। ये भीड़ ठीक वैसी ही है जैसे कर्फ्यू के ऐलान के साथ शराब की दुकानों पर नजर आई थी, और ऐसी ही लापरवाह भीड़ में शामिल लोग कोरोना कैरियर बनकर दिल्ली में संक्रमण बढ़ा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। 8:45 पर उनका यह संबोधन होगा।
देश में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार नए रिकॉर्ड को छू रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, वैक्सीनेशन फॉर ऑल का ऐलान 1 मई से हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में तमाम देश के टॉप डॉक्टर से बातचीत की, साथ ही साथ उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों से बैठकें की हैं और अभी जो वैक्सीन निर्माता हैं उनसे भी बातचीत की है। तो क्या कुछ वो कहेंगे बेहद अहम होगा। AF45 पर न्यूज नेशन पर आप बने रहिएगा। लेकिन इस बीच इन तमाम नेगेटिव खबरों के बीच एक अच्छी खबर हम आपको देना चाहते हैं, वो ये कि अगर आप मास्क अच्छे से पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीनेशन फॉर ऑल हो जाए तो इस बीमारी से आप जीत सकते हैं और पूरा देश जीत सकता है। और ये कारनामा कर दिखाया है इजराइल ने, जहां सबसे पहले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते पहले कोरोना के केसेस को कम किया गया और फिर बाद में कोरोना पर वैक्सीनेशन के जरिए जीत हासिल की। इजराइल ने कोरोना को दी मात, ऑस्ट्रेलिया ने जीती कोरोना से जंग। इजराइल में चेहरे से हटा मास्क, आवाम ने ली राहत की सांस। वैक्सीनेशन बना हथियार, किलर कोरोना की हुई हार। इजराइल में अब ना तो आवाम के चेहरे पर मास्क है और ना ही वहां 2 गज की दूरी जरूरी है, क्योंकि मुल्क अब कोरोना से आजाद हो गया है। जिस महामारी को हराने के लिए कई देश दिन रात एक किए हुए हैं, उस खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस से इजराइल ने लड़ाई जीत ली है। साल 2020 में इजराइल कोरोना की मार से करहार उठा था। रोजाना 10,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे थे। कई लोग इस महामारी के चलते दम तोड़ रहे थे। इजराइल में साल भर में 8,36,000 कोरोना संक्रमण के केस दर्ज हुए और कम से कम 6,331 मौतें हुई। लेकिन इजराइल ने कोरोना के आगे घुटने नहीं टेके। कोरोना से लंबी लड़ाई के बाद इजराइल ने कोरोना से जंग जीत ली। अब इजराइल में महज 100 से 200 केस ही सामने आ रहे हैं, जो पहले के मुकाबले काफी कम है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कैसे अपनी आवाम को कोरोना के कहर से बचाया, कैसे मौत बांटने वाली बीमारी पर काबू पाया, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कोरोना मुक्त इजराइल में किन किन चीजों से प्रतिबंध हट गया है, जरा वो भी देख लीजिए। इजराइल में अब सार्वजनिक जगहों जैसे पार्क, सड़कों पर मास्क लगाना जरूरी नहीं। यहाँ स्कूल, कॉलेज फिर से खुल चुके हैं। देश में मई से विदेशी सैलानी और व्यापारियों के आने का रास्ता भी खोल दिया जाएगा। वैक्सीनेशन और लॉकडाउन से कोरोना का मीटर हुआ डाउन। इजराइल कोरोना के काल से मुक्त हुआ, उसकी 2 सबसे बड़ी वजह, एक तरफ लॉकडाउन तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन। इजराइल में जब कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वहां के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त लॉकडाउन लगा दिया। देश के सभी स्कूल, कॉलेज, पब, रेस्टोरेंट और मार्केट को बंद कर दिया। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रखी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, आवाजाही पर रोक थी। सड़कों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बेवजह घूम रहे लोगों पर एक्शन ले रही थी। घर के बाहर फेस मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया। फेस मास्क न पहनने पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। देश में सभी तरह के आयोजन पर पाबंदी थी। इजराइल ने पहले लॉकडाउन कर कोरोना को फैलने से रोका और फिर बाकी काम कोरोना की संजीवनी यानी वैक्सीन न कर दिया। करीब 88 लाख की आबादी वाले इजराइल में अब तक 49,77,399 लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, यानी देश की आधी आबादी से ज्यादा 54.2% लोगों को कोरोना की संजीवनी लग चुकी है। इजराइल ने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए डिजिटल माध्यम का सहारा लिया। टीकाकरण के दौरान भीड़भाड़ न हो, इसके लिए इजराइल ने एक ऐप बनाया। लोगों ने ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट बुक कर कोरोना का टीका लगवाया। SARS-CoV-2 का जो नया वर्जन है उसमें जो है एज ग्रुप चेंज हो गया है। यंग एज भी के लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और इनमें भी सीवियर डिजीज हो रही है। लंग का इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन है। तो मुझे लगता है कि ये वैक्सीन अगर मिल जाए 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों को भी जब 1 मई से ये वैक्सीन मिलेगा तो निश्चित तौर पे ये कोरोना को थामने में या कोरोना को रोकने में एक तरह से कहिए कि बड़ा ही सहयोगी होगा। एक तरफ इजराइल कोरोना को मात दे चुका है तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिस कॉटसन भी कोरोना से जंग जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि वो अभी भी अपनी सीमाओं को खोलने को राजी नहीं। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने कड़े फैसले, सटीक रणनीति से कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी पर काबू पाया, वो सराहनीय है। कई मुल्क अभी भी कोरोना के वार से बदहाल हैं। अगर इन देशों को भी कोरोना से मुक्ति चाहिए, मास्क से आजादी चाहिए, तो वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो कोरोना को हरा सकता है और इजराइल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। टीम न्यूज़ नेशन।